थोड़े दिनों पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुई जो कुछ ही टाइम में ख़त्म हो गई। अब वॉर को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन मेडिकल साइंस में बहुत सारे एडवांसमेंट वॉर के दौरान ही होते हैं। क्योंकि वॉर एक स्पेसिफिक सिचुएशन होती है, उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे इंजरी के केस, हेड इंजरी के केस, ब्लड लॉस के केस वॉर के दौरान बहुत बढ़ जाते हैं। तो मेडिकल साइंस को इन लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ना पड़ता है। मेडिकल साइंस के एडवांसमेंट वॉर के दौरान हाईएस्ट गियर में चले जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वॉर के दौरान कौन से मेडिकल एडवांसमेंट हुए जिसकी वजह से वॉर के दौरान तो फ़ायदा हुआ ही, लेकिन उसका फ़ायदा हमको आज भी हो रहा है। सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट खोज जो वॉर के दौरान हुई वो है एंटीबायोटिक्स। वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे सोल्जर्स जिनको वॉर के दौरान चोट लगी थी, उनकी मौत चोट से नहीं हुई, चोट के बाद होने वाले इन्फेक्शन की वजह से हुई, और सिर्फ 4% सोल्जर ही बच पाते थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इन सोल्जर्स की संख्या 50% हो गई। मतलब 50% सोल्जर्स जिनको चोट लगी थी वो बच गए। क्यों? एंटीबायोटिक की वजह से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज 1928 में की थी, लेकिन उसका इंजेक्शन बना 1945 में। उसकी वजह से हुआ ये कि जिन सोल्जर्स की मौत वॉर के दौरान इन्फेक्शन की वजह से हो गई वो नहीं हुई। एंटीबायोटिक ने वॉर के दौरान लाखों लोगों की जान बचाई, लेकिन वॉर के बाद भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल होती है, वो आज भी हज़ारों लोगों की जान बचा रही है। अगर आप एंटीबायोटिक का इररिस्पॉन्सिबल यूज़ करते हो तो एंटीबायोटिक की इफ़ेक्ट कम होती जाती है, जिसे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। तो एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंस से बचने के लिए क्या करना चाहिए, आप अगर ये जानना चाहते हो तो वो वीडियो आपको यहाँ पर राइट साइड पर मिल जाएगा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट खोज जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई वो थी ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में। वर्ल्ड वॉर 2, वर्ल्ड वॉर 1 में बहुत सारे सोल्जर्स और लोगों की जान इसलिए चली जाती थी क्योंकि उनका बहुत खून बह गया होता था, ब्लड लॉस की वजह से जान चली जाती थी। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमने सीखा कि हम उसको भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले हम सिर्फ प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज़ कर सकते थे जो ब्लड लॉस में हेल्प नहीं करता है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हमने आरबीसी, रेड ब्लड सेल का ट्रांसफ्यूज़न सीखा। वो करने के दौरान क्या प्रॉब्लम आती है और उसका ट्रीटमेंट भी हमने सीखा। तो उसकी वजह से वॉर के दौरान बहुत सारे सोल्जर्स की जान बचाई जा सकी। आज के दिन भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट में या किसी भी एक्सीडेंट में जब बहुत सारा ब्लड लॉस हो जाता है तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं और उससे लोगों की जान बचती है। वियतनाम वॉर जो अमेरिका और वियतनाम के दौरान हुई थी, तब प्रॉब्लम ये हुई कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न तो हम जानते थे, बट वियतनाम अमेरिका से बहुत दूर था और वहाँ अमेरिका के रिसोर्सेज बहुत कम थे। तो वहाँ पे जब ब्लड की ज़रूरत पड़ती थी तो ब्लड उतनी मात्रा में मिलता नहीं था। तो वियतनाम वॉर के दौरान अमेरिका ने दुनिया को सिखाया कि ब्लड को फ्रोज़न भी किया जा सकता है, बर्फ़ की तरह उसको जमाया भी जा सकता है और बाद में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्रोज़न करने से पहले हम जो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की टेक्निक यूज़ करते थे उसमें ब्लड सिर्फ 21 डेज से 30 डेज तक ही चलता था, लेकिन फ्रोज़न ब्लड 1 साल तक चल सकता है। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन में बहुत सारे ब्लड की ज़रूरत एक साथ पड़ जाती है और नया ब्लड नहीं मिल सकता हो तो फ्रोज़न ब्लड इस्तेमाल किया जा सकता है। ये खोज वियतनाम वॉर के दौरान हुई। सर्जिकल टेक्निक्स में भी एडवांसमेंट बहुत हुए वॉर के दौरान। वॉर के दौरान ही हमने ये जाना कि जब किसी को इंजरी होती है, चोट लगती है, कोई घाव होता है, तो घाव का कुछ हिस्सा खराब हो गया होता है, डेड हो गया होता है, उसको निकाल देना चाहिए ताकि आप अच्छे हो जाओ, इन्फेक्शन ना बढ़े। इसे डेड टिश्यू रिमूवल टेक्निक कहते हैं। ये वॉर के दौरान ही हमने सीखा। उससे पहले होता ये था कि किसी को इंजरी होती थी और हम डेड टिश्यू नहीं निकालते थे तो उसकी वजह से इन्फेक्शन दूसरे हिस्सों में भी फैल जाता था, तो या तो आदमी मर जाता था या फिर मरने से बचाने के लिए हमको उसका हाथ या पैर काट देना पड़ता था। डेड टिश्यू रिमूवल टेक्निक के बाद हम ज़्यादा लोगों की जान बचा सके और बहुत सारे लोगों को अपने हाथ पैर नहीं गंवाने पड़े। ऑर्थोपेडिक्स में भी एडवांसमेंट्स बहुत हुए वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। देखिए, आप जानते ही होंगे कि अगर किसी को फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में, पैर या सर में, तो नेल लगाई जाती है, रॉड लगाया जाता है, प्लेट लगाई जाती है, स्क्रू लगाया जाता है। ये आप जानते हैं। इसकी खोज भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही हुई थी। सबसे पहले मेटल प्लेट का इस्तेमाल जर्मन सर्जन्स ने जर्मन सोल्जर्स के ऊपर किया। वो जल्दी ठीक होने लग गए। जब इन्हीं सोल्जर्स को अमेरिका और दूसरे देशों के लोगों ने पकड़ा तो उनको पता चला कि ये टेक्निक भी जर्मनों ने ईजाद कर ली है। बाद में वो टेक्निक उन्होंने भी इस्तेमाल की। मेटल प्लेट, स्क्रू और रोड से फ़ायदा ये होता है कि फ्रैक्चर जल्दी ठीक होता है, आसानी से ठीक होता है, लेस कॉम्प्लिकेशंस के साथ ठीक होता है और अच्छे से ठीक होता है। तो ये खोज वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही हुई थी। आज किसी भी फ्रैक्चर की ट्रीटमेंट हम विदाउट प्लेट, स्क्रू, नीडल या रॉड के बगैर सोच ही नहीं सकते। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान बहुत सारे अमेरिकन और यूरोपियन सोल्जर्स को अफ्रीका भी जाना पड़ा, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में भी जाना पड़ा, जहाँ पे मलेरिया बहुत कॉमन था। बहुत सारे सोल्जर्स की जान जाने लगी। तभी
एटाब्रिन नाम की मलेरिया प्रिवेंशन की दवा खोजी गई। अब ये प्रिवेंशन क्या होता है कि आप जब किसी मलेरिया प्रिवेलेंट एरिया में जाते हो तो जाने से पहले ही वो टैबलेट लेना चालू कर देते हो और वो एरिया को छोड़ देते हो, उसके 2 हफ्ते तक वो आप ट्रीटमेंट लेते हो, आपको मलेरिया होगा ही नहीं। मलेरिया हो जाने की राह नहीं देखनी है, उसको पहले से ही ट्रीट करना है, जिसे मलेरिया प्रिवेंशन ट्रीटमेंट कहते हैं। इसकी खोज वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई। आज वो कॉमन स्टैंडर्ड प्रैक्टिस का हिस्सा है, इंटरनेशनल ट्रैवल स्टैंडर्ड का हिस्सा है। आज भी अगर आप किसी मलेरिया एंडेमिक एरिया में जाते हो तो मलेरिया प्रिवेंशन ट्रीटमेंट लेके ही जाते हो। पहले तो सिर्फ एटाब्रिन नाम की दवा उपलब्ध थी, लेकिन अब तो बहुत सारी एंटी मलेरिया प्रिवेंशन ट्रीटमेंट आ गई है। हेलमेट्स। वर्ल्ड वॉर 2 से पहले जो भी हेलमेट इस्तेमाल होते थे वो बहुत ही प्रिमिटिव थे, गोली से सेलिंग से सोल्जर्स को बचा नहीं पाते थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान खास करके अमेरिका और जर्मनी ने बहुत अच्छे हेलमेट बनाए, जिसकी वजह से बहुत सारे सोल्जर्स की जान बची। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाने के बाद हमको पता चला कि ये हेलमेट का इस्तेमाल हम दूसरी जगहों पे भी कर सकते हैं। गाड़ी चलाते वक्त, 2 व्हीलर चलाते वक्त आप हेलमेट इस्तेमाल करोगे तो हेड इंजरी से होने वाली मौत कम हो जाती है। इंडस्ट्री के अंदर भी हेड इंजरी से होने वाली मौत हेलमेट का इस्तेमाल करने के बाद कम हो गई। तो आज हेलमेट कॉमन सिविल प्रैक्टिस का हिस्सा है। इंडस्ट्री में और बाइक चलाते वक्त लोग हेलमेट पहनते ही हैं। बहुत सारी वैक्सीन की खोज भी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही हुई। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सैनिकों को ऐसी जगहों पे जाना पड़ता था जहाँ पे बहुत सारी एंडेमिक डिजीजेस थी, तो उनसे बचने के लिए वो बहुत सारी वैक्सीन लेने जानी पड़ती थी। बहुत सारी वैक्सीन की खोज हुई, बहुत सारी वैक्सीन की टेस्टिंग हुई, बहुत सारी वैक्सीन के बारे में हमने बहुत सारे जाना, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, टाइफॉइड, टिटनस, कॉलेरा, टाइफस, येलो फीवर एंड ब्यूबोनिक प्लेग। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वैक्सीन के बारे में हमारा जो नॉलेज बढ़ा, जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली, उसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी हम बहुत अच्छी और इफेक्टिव वैक्सीन बना पाए। उससे फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारी बीमारियां तो दुनिया से चली ही गई। स्मॉल पॉक्स इंडिया से चला गया। पोलियो का लास्ट केस इंडिया में 2012 में हुआ था। तो वैक्सीन के एडवांसमेंट जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए, उसका फ़ायदा हमको आज भी हो रहा है। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। मैं हूं आपका डॉक्टर फ्रेंड डॉक्टर निमेश। मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं। मैं वॉर को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन वॉर की वजह से जो मेडिकल एडवांसमेंट हुए वो बाद में इंसानियत को बहुत काम लगे, यही बताना चाहता हूं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ब्लड ग्रुप्स क्या होता है और एक आदमी का ब्लड ग्रुप दूसरे आदमी को क्यों नहीं चढ़ा सकते, तो ये वीडियो ज़रूर देखें।